Bismillahirrahmanirrahim. Now, this is our third lecture on clinical pharmacokinetics and therapeutic drug monitoring. अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने जो लास्ट टॉपिक किया था थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग में, वो था पेशेंट कंप्लायंस हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और व्हेन वी आर सिलेक्टिंग द मेडिकेशन पेशेंट कंप्लायंस कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एंड व्हाई इट शुड बी कंसिडर्ड एंड हाउ इट कैन बी इम्प्रूव्ड. Now the next is the evaluation of patient's response. तो अगर once the drug is chosen, ठीक है, and the patient receives the initial doses and dosage regimen, then the practitioner should evaluate the patient's clinical response. Definitely ऐसे ही होता है कि जब ड्रग सेलेक्ट हो गई, पेशेंट के लिए चूज़ कर ली गई, पेशेंट को उस डोजेज रेजिमेन से आपने वो ड्रग एडमिनिस्टर कर दी. नाउ यू विल वेट for the clinical response and then you will evaluate the clinical response. If the patient is not responding to the drug therapy as expected, तो फिर आप क्या करें? The drug and dosage regimen should be reviewed. चेक करें कि डोजेज रेजिमेन अप्रोप्रिएट है उस पेशेंट के लिए या नहीं है. द डोजेज रेजिमेन शुड बी रिव्यूड, और फिर उसके बाद अगले स्टेप में फॉर एडिक्वेसी, कि एडिक्वेट डोजेज रेजिमेन है वो या नहीं है, एक्यूरेसी, एक्यूरेट है वो डोज या नहीं है, एंड पेशेंट कंप्लायंस विद द ड्रग थेरेपी, कि उसका कंप्लायंस जो है वो, यानी पेशेंट उस तरीके से वो ड्रग ले रहा है या नहीं ले रहा है. तो ये चीज़ जो है वो आपने मेजर करनी है ताकि आपको पता चल सके कि जो क्लिनिकल रिस्पॉन्स अगर नहीं आ रहा वो अप टू द मार्क, तो व्हाट इज़ द रीज़न, एडिक्वेसी रीज़न, एक्यूरेसी रीज़न और द पेशेंट कंप्लायंस इज़ द रीज़न, ताकि फिर उसके हिसाब से आप जो है वो स्टेप्स ले सकें. अच्छा, हाउ यू विल चेक द ड्रग मीन्स मेजरिंग और द मेजरमेंट ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन. आप मेजरमेंट ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन करते हैं, आपके पास दो तरीके होते हैं, इन्वेसिव मेथड एंड नॉन इन्वेसिव मेथड. इन्वेसिव मेथड में ये होता है कि आप सपोज दैट जैसे वही नीडल इंसर्ट करेंगे, प्लाज्मा जो है वो ब्लड सैंपल्स लेंगे, या फिर ये कि जो है वो अगर आपने स्पाइनल फ्लूइड चाहिए तो लंबर पंक्चर करना पड़ेगा और नीडल इंसर्ट करके स्पाइनल फ्लूइड लेना पड़ेगा. साइनोवियल फ्लूइड चाहिए तो साइनोवियल फ्लूइड के लिए आपको नीडल इंसर्ट करनी पड़ेगी जॉइंट में, और वहाँ से साइनोवियल फ्लूइड जो है वो आइसोलेट करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा या विड्रॉ करना पड़ेगा, और उसमें आप ड्रग की कंसंट्रेशन को चेक करेंगे. ये इन्वेसिव मेथड है. लेकिन सब मेथड्स आर नॉन इन्वेसिव, जिसमें आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. लाइक यूरिन है, यूरिन में ड्रग अपीयर होती है तो आपने को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यूरिन सैंपल कलेक्ट कर लीजिए. स्लाइवा है, स्लाइवा कलेक्ट कर लीजिए. स्वेट है, स्वेट कलेक्ट कर लीजिए. मीन्स ये जो सिक्रीशंस हैं बॉडी की, इनको या जो फ्लूइड्स एलिमिनेट होते हैं उनको जो है वो आप कलेक्ट करके और उसमें ड्रग की कंसंट्रेशन चेक कर लें. एनीवे, आप जो भी मेथड यूज़ कर रहे हैं, इन्वेसिव मेथड या नॉन इन्वेसिव मेथड, जिसमें आपके प्लाज्मा है, सीरम है, स्लाइवा है, यूरिन है एंड टिश्यू ड्रग कंसंट्रेशन, तो वो आप मेजर कर रहे हैं, उसके 3 मेन रीजंस हो सकते हैं. पहला रीज़न ये हो सकता है क्लिनिकल ड्रग मॉनिटरिंग टू इम्प्रूव ड्रग थेरेपी. ठीक है, यानी क्लिनिकल रिस्पॉन्स ड्रग का, उसको इम्प्रूव करने के लिए, ड्रग थेरेपी के लिए, उसको चेक करने के लिए आप मेजरमेंट करते हैं ड्रग की कंसंट्रेशन की. इसके अलावा सेकंड पॉइंट, ड्रग एब्यूज़ स्क्रीनिंग. अगर कोई ड्रग का आपको शक है कि वो एब्यूज़ हुई है, उसको ब्लड में चेक करेंगे या में से किसी भी बॉडी फ्लूइड में चेक करेंगे, जिसका भी ये प्लाज्मा, सीरम, स्लाइवा, यूरिन या और कोई जो है वो फ्लूइड है उसमें चेक करेंगे. इवन के एक्सेल एयर भी जो है वो उसमें भी चेक की जा सकती है. थर्ड पॉइंट, टॉक्सिकोलॉजिक एवेल्युएशन सच एज पॉइजनिंग एंड ड्रग ओवरडोज. कोई पेशेंट आया टॉक्सिसिटी का और वो अनकॉन्शियस है, तो आप ये चेक करना चाहते हैं कि उसको किस ड्रग से या किस केमिकल से टॉक्सिसिटी हुई है, तो उसके ब्लड सैंपल ले लेंगे या यूरिन सैंपल ले लेंगे या प्लाज्मा सैंपल ले लेंगे, स्लाइवा सैंपल ले लेंगे. तो उसमें जो है आप चेक करेंगे कि आखिर कौन सा केमिकल है जिससे उसको टॉक्सिसिटी हुई है. एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन ड्रग्स दैट मे बी मेजर्ड आर लिस्टेड इन टेबल 22.3. इस टेबल पे जाने से पहले हम एक ये पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं कि एनालिसिस हैव बीन यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एब्यूज ड्रग्स इन द ब्लड, यूरिन, स्लाइवा, हेयर एंड द ब्रेथ.
ठीक है, जैसे अल्कोहल जो है वो ब्रेथ में भी अपीयर आ जाता है। जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं बहुत सारे, वहाँ पर जो है वो क्योंकि जो है वो अल्कोहल जो है वो अलाउड है, शराब जो है वो पी जाती है, कॉमनली बार्स होती हैं उसके, तो इंडिविजुअल्स वहाँ पे जाते हैं और जो है वो ड्रिंकिंग करते हैं। तो अब उसमें ये होता है कि उसमें उन्होंने एक अलाउ किया हुआ है कि इतने परसेंट तक अगर ब्लड में अल्कोहल है तो ड्राइविंग अलाउड है। अगर इससे ज़्यादा होगा, इससे परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो ड्राइविंग अलाउड नहीं हो जाएगी। और अगर ड्यूरिंग ड्राइव किसी को ड्रंक कंडीशन में किसी को पुलिस ने रोक लिया तो वो फ़ौरन ही ब्रेथ के ज़रिए अल्कोहल की कंसनट्रेशन चेक करेगा कि जो है वो अल्कोहल आखिर कितना है। ठीक है, इसके अलावा टाइम ऑफ सैंपल, इस पे हम पहले बाद में बात करेंगे। पहले हम ये टेबल देख लेते हैं कि ड्रग्स कॉमनली मेजर्ड इन सीरम, प्लाज्मा और अदर टिश्यूज़। थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग के लिए जो ड्रग्स खास तौर से चेक की जाती हैं टीडीएम में, कार्बामेज़ेपिन, फेनिटोइन, वैल्प्रोइक एसिड, प्रेमिडोन, एंटीबायोटिक्स में अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, जेंटामाइसिन, इसके अलावा वेंकोमाइसिन। कार्डियोवैस्कुलर एजेंट्स में आपके पास डिजॉक्सिन, लिडोकेन, प्रोकेनामाइड, क्योनिडीन। इम्यूनोसप्रेसेंट्स में साइक्लोस्पोरिन, टैक्रोलेमस, सेरोलेमस। एंटीसाइकोटिक्स में क्लोजापिन। इसके अलावा लिथियम लेवल चेक किया जाता है, ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर में लिथियम दी जाती है। थियोफाइलिन एजमेटिक पेशेंट्स को। हार्मोनल ड्रग्स लाइक टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायरॉक्सिन, ईस्ट्रोजन लेवल चेक किए जाते हैं। वो ड्रग्स जिनका एब्यूज़ का पोटेंशियल है उसको चेक किया जाता है। अल्कोहल हो गया, कोटेनिन हो गया, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स। एनाबॉलिक स्टीरॉइड जैसे कि ये प्लेयर्स लेते हैं, स्पोर्ट्समैन लेते हैं, तो इनका डोप टेस्ट किया जाता है कि ये स्टीरॉइड तो नहीं ले रहे कहीं अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए। ओपियोइड्स का चेक किया जाता है कि वो जो ओपियोइड्स हैं वो तो एब्यूज़ नहीं हो रहे, जिसमें आपके पास हीरोइन, मॉर्फिन, कोडीन डेरिवेटिव्स हैं, मिथाडोन है, ब्यूप्रेनॉर्फिन है, ये सारे ओपियोइड्स की डेरिवेटिव्स हैं। स्टिमुलेंट्स हैं सीएनएस, कोकेन, एम्फेटामाइन, मेथएम्फेटामाइन लिए जाते हैं। कैनाबिनॉइड यानी कैनाबिस, मैरिजुआना या हशीश जिसको हम कहते हैं, वो जो है वो कैनाबिनॉइड्स ही हैं ये। इसके अलावा हेलोसिनोशिन्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स लाइक साइक्लिडीन, पीसीपी। ठीक है, पीसीपी क्या है, ये जो है वो बेसिकली क्या है, एक जो है वो पॉली साइक्लिक ये फिनाइल साइक्लिडीन होते हैं, यानी अमाइंस ही होते हैं बेसिकली। केटामाइन है, MDMA। ठीक है, MDMA यानी ये क्या करते हैं, एक्सटेसी करते हैं, यानी फॉल्स फीलिंग करते हैं कि जी बहुत अच्छा है सब कुछ। 3,4 मिथाइलिन डाइऑक्सी एन मिथाइल एम्फेटामाइन है ये, यानी MDMA। अदर ड्रग्स इसके अलावा बारबिचुरेट्स हैं, बेंजोडाइजिपिन है, हाइप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स हैं। इनके इन तमाम ये ड्रग्स की क्योंकि एब यूज़ का पोटेंशियल है तो इसको स्क्रीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ड्रग ओवरडोज और पॉइजनिंग, यानी अगर कोई पॉइजनिंग का केस आया है इमरजेंसी में, टॉक्सिसिटी का, अल्कोहल लेवल चेक करना, इथाइल अल्कोहल या मीथेनॉल। इथाइल अल्कोहल तो इतनी डेंजरस नहीं है, मीथेनॉल जिसको हम कच्ची शराब कहते हैं, इट इज़ वेरी डेंजरस। ये इमीडिएटली हिपैटिक फेलियर में पेशेंट को ले जाती है। ओपियोइड्स को चेक करना है, पॉइजनिंग इनकी हो गई है, हीरोइन, मॉर्फिन, कोडीन, पैथिडीन, मेथाडोन, ब्यूप्रेनॉर्फिन। स्टिमुलेंट्स वही हैं, कोकेन, एम्फेटामाइन, मेथएम्फेटामाइन, स्यूडोएफेड्रीन। इसके अलावा हेलोसिनोजेंस हैं, जिस अभी यहाँ पे हमने किए हैं यही सारे। बारबिचुरेट्स हैं, बेंजोडाइजिपीन्स हैं, ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स हैं, इनहेलेंट्स हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, पेंट थिनर्स, सॉल्वेंट्स। पेंट थिनर्स में जो होता है वो इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है, जिसका टेस्ट बहुत स्वीट होता है और बच्चे अक्सर उसको पी लेते हैं, तो वो उससे टॉक्सिसिटी हो सकती है। हैवी मेटल्स हैं, लेड टॉक्सिसिटी हो गई जैसे पेंट में होता है, मरकरी हो गई, आर्सेनिक हो गई, क्रोमियम हो गई, या कोई इस तरह की इंडस्ट्री में काम करता है जहाँ पे इसका एक्सपोजर होता है। इसके अलावा वेरियस नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन सच एज एसिटामाइनोफिन की भी टॉक्सिसिटी, यानी पैरासीटामोल की भी टॉक्सिसिटी होती है। तो इनकी भी, इन तमाम चीज़ों की प्लाज्मा कंसंट्रेशन को या सीरम प्लाज्मा या किसी टिश्यू में कंसंट्रेशन को मेजर किया जाता है, जो थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग का पार्ट है, और उसकी जो है मेजरमेंट ज़रूरी होती है। अच्छा, ये जब ब्लड सैंपल आप लेते हैं तो वो कब लिया जाए, तो टाइमिंग ऑफ द ब्लड सैंपल एंड द नंबर ऑफ ब्लड सैंपल्स टू बी टेकन फ्रॉम द पेशेंट मस्ट बी कंसिडर्ड। ठीक है, इन मेनी केसेस सिंगल ब्लड सैंपल गिव्स इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कि वो एक जो होगा सैंपल वो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं देगा।
इसी वजह से क्या होता है कि ओकेजनली मोर देन वन ब्लड सैंपल्स आर नीडेड टू क्लैरिफाई द एडिक्वेसी ऑफ द डोजेज रेजिमेन। ठीक है, तो इसी वजह से एक से ज़्यादा ब्लड सैंपल आपको लेने होते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें और है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहला सैंपल लेंगे कब। यूजुअली आप सैंपल ले रहे होते हैं जब, खासतौर से थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग में, जब स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन उस ड्रग की अचीव हो जाए। अब सवाल ये पैदा होता है उस ड्रग की स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव कब होगी। उसकी अचीव होने की जो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन की जो टाइम है वो है, उसके एक फार्मूला है, टाइम टू अचीव 99% ऑफ स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 6.65 टी हाफ, यानी 6.65 हाफ लाइफ। उस ड्रग की जो भी हाफ लाइफ है उसको आप 6.65 से मल्टीप्लाई कर दें तो उतनी देर के बाद उसकी स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव हो जाएगी। सपोज दैट एक ड्रग है, उसकी हाफ लाइफ है 10 आवर, तो 6.65 इंटू 10 इज इक्वल टू 66.5 आवर। तो 66.5 आवर के बाद आप इसको 24 आवर से डिवाइड कर दें तो उतने दिन आ जाएंगे कि उतने दिन में इस ड्रग की स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव हो जाएगी। तो आप उसके हिसाब से फिर इसका ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आपने आईवी जो बोलस डोजेज रेजिमेन या IV1 कंपार्टमेंट, IV2 कंपार्टमेंट, 3 कंपार्टमेंट मॉडल किया होगा, उसमें आपने सेमी लॉग ग्राफ पे या लॉग ग्राफ बनाए होंगे और आपने एक से ज़्यादा प्लाज्मा कंसंट्रेशन ली होंगी, जिससे आप उसमें ग्राफ से स्लोप कैलकुलेट करते होंगे, स्लोप से फिर हाफ लाइफ, उसका एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट निकालते होंगे, एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट निकालते होंगे, डिस्पोजिशन रेट कांस्टेंट, डिस्ट्रीब्यूशन रेट कांस्टेंट, ये सब निकालते होंगे और उसके बाद फिर उससे फर्दर इवैल्यूएशन करते होंगे कि अगर कंपार्टमेंट 1 से ड्रग जा रही है कंपार्टमेंट 2 में तो उसका क्या तरीक़ाकार है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंपार्टमेंट 2 और 3 को या कंपार्टमेंट 1 और 3 को, और बॉडी से एलिमिनेट किस तरीके से होगी, डिस्ट्रीब्यूशन कितनी देर में होगी, यानी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप उससे कैलकुलेट करते हैं। तो और उसमें आपने देखा होगा कि एक ब्लड सैंपल से काम नहीं चलता, आपको एक से ज़्यादा ब्लड सैंपल की जो है वो वैल्यूज़ चाहिए होती हैं ताकि आपके पास उस ड्रग की उस पेशेंट में सही काइनेटिक्स निकल कर आए, यानी हाफ लाइफ और क्लियरेंस, ताकि आप उसका सही एडिक्वेट डोजेज रेजिमेन कैलकुलेट कर सकें। So when ordering the serum drug concentration to be measured, a single serum drug concentration may not yield useful information unless other factors are considered. For example, the dosage regimen of the drug should be known, including the dose and dosing interval, and the route of drug administration, and the time of सैम्पलिंग, लाइक वो पीक कंसंट्रेशन है, ट्रफ है या स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन है, एंड टाइम ऑफ द ड्रग, टाइप ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट, वो इमीडिएट रिलीज है या एक्सटेंडेड रिलीज़ है। तो इसके अलावा ये कि सिंगल सैंपल आपको सिर्फ जब हेल्प करेगा कि आपको वो मालूम हो कि ये जो कंसंट्रेशन आप ले रहे हैं पीक कंसंट्रेशन है यानी CP मैक्स है, ट्रफ है यानी CP मिन है, या CPSS है, स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन है जिसको हम CP एवरेज भी कहते हैं। इसके अलावा आपको डोज पता होनी चाहिए और इंटरवल क्या दे रहे हैं, तो उससे फिर आप फर्दर पैरामीटर्स काइनेटिक्स के कैलकुलेट बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इन प्रैक्टिस ट्रफ सीरम कंसंट्रेशन आर ईजियर टू ऑब्टेन देन द पीक और द CP एवरेज सैंपल्स अंडर ए मल्टीपल डोजेज रेजिमेन। जब आप मल्टीपल डोजेज रेजिमेन कर रहे होते हैं, यानी मल्टीपल डोजेज रेजिमेन क्या होता है कि ड्रग जो है वो मल्टीपल डोजेज में दी जाएगी एक सर्टेन इंटरवल के साथ। जैसे एंटीबायोटिक हम देते हैं कि हर 6 आवर के बाद दे रहे हैं फॉर 5 डेज़, हर 8 आवर के बाद दे रहे हैं, या हर 12 आवर के बाद दे रहे हैं, या वंस डेली दे रहे हैं, तो वो जो है वो मल्टीपल डोज रेजिमेन कहलाता है। तो उसमें CP एवरेज जो होता है या CP जो पीक या है CP मैक्स, उन सब की अपनी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंस होती है और उससे हम बहुत सारे दूसरे पैरामीटर्स थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग में डिटरमिन कर सकते हैं। अच्छा जनाब, अब ये तो हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ एसे फॉर ड्रग। आपने यानी सैंपल तो ले लिया, अब वो सैंपल आपने स्लाइवा से लिया है या सीरम या प्लाज्मा में लिया है या आपने जो है वो यूरिन सैंपल लिया है, अब उसके बाद उसमें ड्रग का एनालिसिस कैसे करना है। तो ड्रग एनालिसिस आर यूजुअली परफॉर्म आइदर बाय ए क्लिनिकल केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री और बाय ए क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स लेबॉर्ट्री। ठीक है, इसकी लेबॉर्ट्री की फैसिलिटी आपके पास आपके हॉस्पिटल में होनी चाहिए।
और जो टेक्निक्स हैं, ए वैरायटी ऑफ एनालिटिकल टेक्निक्स आर अवेलेबल फॉर ड्रग मेजरमेंट सच एज हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कपल्ड विद मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इम्यूनोएसे एंड अदर मेथड्स। ठीक है, ज़्यादातर तो खैर हाई परफॉर्मेंस यानी HPLC और मास स्पेक्ट्रोमेट्री इसके ज़रिए डिटरमिन किए जाते हैं, लेकिन इम्यूनोएसे, एलाइजा और इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए ड्रग की कंसंट्रेशन डिटरमिन की जा सकती है। अच्छा, अब जैसा आपने पढ़ा होगा कि फार्माकोपिया में अक्सर ये लिखा होता है कि इस ड्रग का एसे का जो तरीका है यानी डिटरमिन करने का तरीका है, कंसंट्रेशन डिटरमिन करने का तरीका है, वो HPLC पे स्टैंडर्ड है। किसी ड्रग का स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री पर होता है तो फिर उसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के ज़रिए डिटरमिन करते हैं, तो उसका जो भी अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड मेथड है उससे उसकी कंसंट्रेशन को डिटरमिन किया जाता है। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वो जो ड्रग आप डिटरमिन करने जा रहे हैं वो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से चेक होगी या HPLC से चेक होगी या कंबाइन से चेक होगी या इम्यूनोएसे से चेक होगी, रेडियो इम्यूनोएसे से चेक होगी या और कोई मेथड अप्लाई किया जाएगा। अच्छा, द मेथड यूज बाय द एनालिटिकल लेबोरेटरी may depend upon the such factors as the physicochemical characteristics of the drug, target drug concentration, amount or volume or the nature of the biological specimen, serum, urine, saliva, available instrumentation, cost for each assay and analytical skills for of the laboratory personnel। ठीक है, तो जो एनालिटिकल मेथड जो भी आप यूज़ करने जा रहे हैं उसमें ये भी डिपेंड करता है कि उस ड्रग की फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कि वो किस इंस्ट्रूमेंट से डिटेक्ट हो सकती हैं, किस से नहीं हो सकती हैं, ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी है। सपोज दैट ड्रग की कंसंट्रेशन इतनी है कि वो HPLC से डिटेक्ट हो सकती है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से नहीं हो सकती। अगर ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती तो वो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से डिटेक्ट हो सकती थी, तो उसमें भी सिलेक्शन में ये इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा। इसके अलावा अमाउंट कितना है, वॉल्यूम कितना है, जो बायोलॉजी के स्पेसिमेन लिया है वो किस से अप्रोप्रिएटली चेक हो सकता है, सीरम की है, यूरिन है या स्लाइवा है, जो भी है। अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास क्या हैं, कौन सा कॉस्ट इफेक्टिव मेथड होगा। इसके अलावा जो आपके पास लेबॉर्ट्री स्टाफ है उसके पास ये एनालिटिकल स्किल्स यानी उसको ये टेक्निक्स भी पता हैं या नहीं पता हैं, उसकी ट्रेनिंग है प्रॉपर इसके लिए कि किस मेथड से किस तरीके से उसको चेक करना है इन ड्रग के लेवल्स को। अच्छा, moreover, analytical methods used for assay of drug in serum or plasma should be validated with respect to specificity, linearity, sensitivity, precision, accuracy, stability and ruggedness। ये सारे जो पैरामीटर्स हैं जिनका हमने तस्करा किया, स्पेसिफिसिटी, लीनियरिटी, सेंसिटिविटी से ले रगिडनेस तक, ये सारे वैलिडेशन के पैरामीटर हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो HPLC कपल्ड विथ मास स्पेक्ट्रोमेट्री है या मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है या रेडियो इम्यूनोएसे, जो भी मेथड से आप ड्रग का ऐसे कर रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन या उसको डिटरमिन करने की कोशिश कर रहे हैं वो वैलिडेटेड होना चाहिए। वैलिडेशन क्या होती है या वैलिडेटेड क्या होती है कि वो मेथड और इंस्ट्रूमेंट वो रिजल्ट दे जो उसको देना चाहिए, और वो मेथड या इंस्ट्रूमेंट वो रिजल्ट जब ही देगा जब उसमें उस ड्रग के लिए स्पेसिफिसिटी भी होगी, लीनियरिटी भी होगी, सेंसिटिविटी भी होगी, प्रिसीजन भी होगा, एक्यूरेसी भी होगी, स्टेबिलिटी भी होगी और रगिडनेस भी होगी। तो ये इसका तरीक़ाकार होगा। अच्छा, अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो वैलिडेशन के पैरामीटर हैं ये हैं क्या, किस चीज़ को हमें बता रहे हों। स्पेसिफिसिटी, chromatographic evidence is generally required to demonstrate that the analytical method is specific for detection of a drug and other analytes such as active metabolite. The method should demonstrate that there is no interference between the drug and its metabolites and endogenous or exogenous substances such as other drugs that the patient may have taken. तो क्रोमेटोग्राफिक एविडेंस आपके पास मौजूद हो कि अगर आप क्रोमेटोग्राफी को चेक के ज़रिए उस ड्रग के लेवल को चेक करना चाह रहे हैं, उसके मेजरमेंट करना चाह रहे हैं, तो वो ड्रग जो है या जो भी जिस चीज़ को भी एनालाइज करना चाह रहे हैं आप, वो और उसके मेटाबोलाइट जो होंगे वो क्लियरली इस मेथड से स्पेसिफिकली डिटेक्ट हो सकते हैं कि अगर सीरम में या प्लाज्मा में या यूरिन में जिससे भी आपने सैंपल लिया था उसमें कोई और ड्रग या कोई और मेटाबोलाइट है तो वो रिजल्ट्स में इंटरफेरेंस कॉज ना करें और मिसलीडिंग या रॉन्ग रिजल्ट्स ना दें।
यानी एंडोजीनस सब्सटेंसेज हैं या एक्सोजीनस सब्सटेंसेज हैं, जो भी पेशेंट ने लिए हुए हैं या उसके बायोलॉजिकल फ्लूइड में शामिल हैं, लाइक ब्लड, प्लाज्मा, यूरिन या सलाइवा जो भी है, उसमें वो केमिकल्स को किसी किस्म के इंटरफेरेंस ना करें, बल्कि एक्यूरेटली सिर्फ उस ड्रग को निकाल के दें और आइडेंटिफाई करके दें जो कि उससे में मौजूद है, यानी स्पेसिफिकली उस ड्रग को आइडेंटिफाई करके दें। यानी स्पेसिफिसिटी का मतलब ये हुआ, जैसे इसी वजह से हम ये कहते हैं कि बाज़ ड्रग जो होती हैं वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे डिटेक्ट होती हैं, बाज़ HPLC पे डिटेक्ट होती हैं। वजह यही है कि जो है जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे डिटेक्ट होती हैं वो HPLC पे डिटेक्ट नहीं हो सकती, जो HPLC पे डिटेक्ट होती हैं वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे डिटेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ ड्रग्स हैं वो स्पेसिफिक हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टेक्निक से, और कुछ जो हैं वो HPLC के मेथड से स्पेसिफिक है। इसी तरीके से इम्यूनो एसेस की अगर बात की जाए तो दैट डिपेंड ऑन द एंटीबॉडी एंड एंटीजन रिएक्शंस, ठीक है, क्योंकि इम्यूनो एसे में यही होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन। द एंटीबॉडी शुड बी स्पेसिफिक फॉर द ड्रग एनालाइट, यानी वो ड्रग जो हो, देखिए हमारी बॉडी में भी एंटीबॉडीज़ होती हैं। होता ही यूँ है कि जब भी कोई हमारी बॉडी में अटैक होता है किसी बैक्टीरिया या वायरस का, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। वो एंटीबॉडी उस वायरस या बैक्टीरिया जिसने भी हमारी बॉडी पे अटैक किया उसको न्यूट्रलाइज करके किल कर देते हैं। तो ये एंटीबॉडी जो होती हैं स्पेसिफिक होती हैं उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस के लिए। तो यानी अगर इसका मतलब ये हुआ कि किसी और बैक्टीरिया या वायरस का अगर हमारी बॉडी पे अटैक होगा तो वो एंटीबॉडी जो बनी हुई है वो उसके अगेंस्ट काम नहीं करेंगी, क्योंकि वो स्पेसिफिक हैं उसी प्रीवियस बैक्टीरिया या वायरस के जिसके अगेंस्ट वो बॉडी में डेवलप हुई थी। तो इसी तरह से ड्रग के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी हैं वो भी पर्टिकुलर यानी स्पेसिफिक होंगी, बट समटाइम्स में इंस्टेड ऑल्सो क्रॉस रिएक्ट विद द ड्रग्स दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग रिलेटेड कंपाउंड्स, एंडोजीनस और एक्सोजीनस केमिकल्स एंड मेटाबोलाइट्स ऑफ द ड्रग्स। ये एक पॉइंट है दैट मस्ट बी कंसिडर्ड कि हाँ ये हो सकता है कि वो जो एंटीबॉडीज़ हो वो उस ड्रग के अलावा किसी और चीज़ के साथ भी क्रॉस रिएक्ट यानी रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी वाला रिएक्शन कर दें। उसकी वजह ये है कि वो जो दूसरा केमिकल है उसके स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी है उस ड्रग से जिसके लिए स्पेसिफिक थी वो एंटीबॉडी, या फिर और कोई ऐसी चीज़ है चाहे अब वो जो दूसरा केमिकल है वो एंडोजीनस भी हो सकता है यानी बॉडी का अपना, और एक्सोजीनस केमिकल भी हो सकता है, और उस ड्रग का मेटाबोलाइट भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन में भी बीटा लैक्टम रिंग है और सेफेलोस्पोरिन में भी बीटा लैक्टम रिंग है। तो हो सकता है कि वो ड्रग एंटीबॉडी जो कि पेनिसिलिन के साथ रिएक्ट करेगी बिकॉज ऑफ बीटा लैक्टम रिंग, तो वो सेफेलोस्पोरिन के साथ भी क्रॉस रिएक्ट कर सकती है क्योंकि उसमें भी सेफेलोस्पोरिन रिंग मौजूद होता है। इसके अलावा हमारे पास और जो टेक्निक है जैसे हमने तस्करा किया कि जो है ना सिर्फ यही नहीं बल्कि कलरीमेट्रिक एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एसेज आर यूजुअली लेस स्पेसिफिक, बट जिस ड्रग के लिए स्पेसिफिक है हमें यूज़ करना पड़ेगा। एंड इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर मटेरियल में इन्फ्लेट द रिजल्ट्स, और कलरीमेट्रिक में और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एसेज में अक्सर व बेशतर इंटरफेरेंस होती है और जिसकी वजह से रिजल्ट्स इन्फ्लेट यानी बढ़ जाते हैं, यानी अगर कोई चीज़ जो थोड़ी सी होगी तो वो ज़्यादा डिटेक्ट हो रही होगी। अब आते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है सेंसिटिविटी। ये भी वैलिडेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ये क्या है कि सेंसिटिविटी को डिफाइन कैसे करेंगे कि मिनिमल डिटेक्टेबल लेवल और कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग इन सीरम दैट में बी अप्रॉक्सीमेटेड एज द लोएस्ट ड्रग कंसंट्रेशन दैट इज 2 to 3 टाइम्स द बैकग्राउंड नॉइस, यानी कोई बैकग्राउंड नॉइस यानी कोई और इंटरफेरेंस को इग्नोर कर दे वो और लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग को डिटेक्ट कर ले। जितनी लोएस्ट कंसंट्रेशन को वो इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट कर सकता होगा, इसका मतलब है उस मेथड या इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी उस ड्रग के लिए या केमिकल के लिए उतनी ही ज़्यादा है। सो इसीलिए हमें डिफाइन करना पड़ता है ए मिनिमम क्वांटिफाइएबल लेवल MQL और ए मिनिमम डिटेक्टेबल लिमिट विच इज़ ए स्टैटिस्टिकल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रिसीजन ऑफ द लोअर लेवल। ठीक है, ये प्रिसीजन यानी रिपीटेबिलिटी का एक तरीक़ाकार होता है और स्टैटिस्टिकल टूल्स लगा के इसको डिटरमिन किया जाता है कि उस ड्रग की मिनिमम क्वांटिफाइएबल लेवल क्या है और मिनिमम डिटेक्टेबल लिमिट क्या है, कि कम से कम कितनी ड्रग की कंसंट्रेशन होगी प्लाज्मा में या बॉडी फ्लूइड में तो उसको वो इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट कर लेगा। जितनी कम को वो करेगा इसका मतलब है उसकी सेंसिटिविटी उतनी ही ज़्यादा है।
तो ये जो तरीक़ाकार होगा, और अगर ये सेंसिटिविटी भी है तो ये वैलिडेशन का अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वैलिडेशन of these instruments which we use for assay for drug is the linearity and dynamic range. इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि डायनामिक रेंज रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द ड्रग कंसंट्रेशन एंड द इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्स यूज्ड टू मेजर द ड्रग। ठीक है, यानी रेंज क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन द ड्रग कंसंट्रेशन एंड इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्स और द सिग्नल। ठीक है, मैनी एसेज शो ए लीनियर ड्रग कंसंट्रेशन एंड इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। क्या इंस्ट्रूमेंट और यानी क्या कंसंट्रेशन और इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्स रिलेशनशिप है? दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट रिलेशनशिप। कम कंसंट्रेशन होगी तो कम रिस्पॉन्स होगा, इंस्ट्रूमेंट का सिग्नल होगा। ज़्यादा ड्रग आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाइए, इंस्ट्रूमेंट का जो सिग्नल या रिस्पॉन्स है वो भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो इसको हम कहेंगे लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी और linear relationship. Immunoassays generally have a non-linear dynamic range. जबकि इसके बरक्स जो immunoassays हैं आमतौर में उनमें non-linear range होती है। High serum drug concentration above the dynamic range of instrument response must be diluted before the assay. तो उसकी भी बहरहाल एक अपर लिमिट है। तो सीरम ड्रग कंसंट्रेशन को जब आप ये लीनियरिटी एंड डायनेमिक रेंज डिटरमिन कर रहे हो तो उसको फिर डाइल्यूशन से उसको चेक करना चाहिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ा के उसकी अपर लिमिट चेक करनी चाहिए। डायनेमिक रेंज इज डिटरमिन्ड बाय यूजिंग द सीरम सैंपल्स दैट हैव नोन स्टैंडर्ड ड्रग कंसंट्रेशन इंक्लूडिंग ए ब्लैंक सीरम ड्रग लेवल और जीरो ड्रग कंसंट्रेशन। तो उसमें आपकी कैसे चेक करना होगा कि रेंज डिटरमिन करने के लिए? एक तो सीरम सैंपल होगा जिसको हम स्टैंडर्ड ड्रग कंसंट्रेशन भी कहेंगे, और दूसरा होगा ब्लैंक सीरम सैंपल जिसमें ड्रग की कंसंट्रेशन जीरो होगी। तो दोनों में उस तरह का डिफरेंस आना चाहिए। इसके अलावा एक्सट्रापोलेशन ऑफ द एसे रिजल्ट्स अबव और बिलो द मेजर्ड स्टैंडर्ड ड्रग कंसंट्रेशन मे बी inaccurate if relationship between instrument response and extrapolated drug concentration is unknown. ठीक है, तो अगर ये बात बिल्कुल लॉजिकल है कि एक्सट्रापोलेशन ऑफ द डेटा उस वक्त बिल्कुल इलॉजिकल हो जाएगा जब आपको रिलेशनशिप ड्रग की कंसंट्रेशन और इंस्ट्रूमेंट के रिस्पॉन्स में मालूम नहीं हो। अगर लीनियर रिलेशनशिप होगी तो फिर तो आप उसको अपर साइड या लोअर साइड दोनों तरफ में से कहीं से भी एक्सट्रापोलेट कर ले तो वो जो रिजल्ट्स होंगे वो एक्यूरेसी की ही तरफ होंगे, उसमें एक्यूरेसी होगी, काफ़ी हद तक एक्यूरेसी होगी। लेकिन जिसमें ये रिलेशनशिप नहीं मालूम उसमें फिर एक्सट्रापोलेशन जो होगा ऐसे रिजल्ट्स का वो मुनासिब नहीं होगा एंड द रिजल्ट्स में बी मिसलीडिंग। तो आपको ड्रग कंसंट्रेशन चेक करते वक्त इन चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे विच इज़ प्रिसीजन ऑफ द मेथड या इंस्ट्रूमेंट। प्रिसीजन क्या है? मेजरमेंट ऑफ द वेरिएबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द डेटा, कि वो जो डेटा है जो आप या मेथड है या जो रिजल्ट्स हैं उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। प्रिसीजन मेजरमेंट्स आर ऑब्टेन्ड बाय रेप्लिकेशन ऑफ वेरियस ड्रग कंसंट्रेशन एंड बाय रेप्लिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन कर्व्स प्रिपेयर्ड सेपरेटली ऑन डिफरेंट ट्रेस। ठीक है, तो प्रिसीजन मेजरमेंट करने का क्या तरीका होगा? रेप्लिकेशन ऑफ वेरियस ड्रग कंसंट्रेशन, मुख्तलिफ कंसंट्रेशन की रेप्लिकेशन की जाए, और रेप्लिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन कर्व, वही स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन उसको भी रेप्लिका किया जाए प्रिपेयर्ड सेपरेटली ऑन डिफरेंट डेज। अगर वो सब के सब वही रिजल्ट दे रहे हैं जो उनको देना चाहिए हर दफ़ा, तो फिर इसका मतलब है हमारे मेथड में प्रिसीजन मौजूद है। इसके अलावा सूटेबल स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट ऑफ द डिस्पर्जन ऑफ द डेटा, यानी डिस्पर्जन ऑफ डेटा यानी जिसमें आप कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और डेटा का डिस्पर्जन, इसको आप यानी स्टैंडर्ड डेविएशन भी जिसको कहते हैं, उसके ज़रिए आप प्रिसीजन को चेक कर सकते हैं। जितना स्टैंडर्ड डेविएशन या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू कम होगी उतना ही प्रिसीजन ज़्यादा होगा। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी इसको हम कहते हैं कि जैसे सपोज दैट 100% कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये वेरिएशन 100% है। जितना ये कम होता जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन उतना ही ये, यानी अगर 5% है 4% है तो इसका मतलब है वेरिएशन बहुत कम है।
जितनी कम वेरिएशन होगी प्रिसीजन उतना ही ज़्यादा होगा। एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एक्यूरेसी रेफर्स टू द डिफरेंसेस बिटवीन द एवरेज एसए वैल्यूज एंड द ट्रू और नॉन ड्रग कंसंट्रेशन। या सिंपली अगर हम इसको दूसरे मानों में डिफाइन करें तो एक्यूरेसी क्या है? नियरनेस विद द ट्रू वैल्यू। तो जितना ट्रू वैल्यू के करीब होगा वो उसकी एक्यूरेसी होगी। तो यहाँ पे भी यही है कि जो एवरेज एसए की वैल्यू है उससे डिफरेंसेस कितना है। जितने डिफरेंस कम होगा ट्रू वैल्यू से या ड्रग की नोन कंसंट्रेशन से उस ड्रग का, तो फिर वो एक्यूरेसी उस मेथड में या उस इंस्ट्रूमेंट में उतनी ही ज़्यादा होगी। तो वैलिडेशन के लिए एक्यूरेसी भी ज़रूरी है। एक्यूरेसी के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज स्टेबिलिटी। Standard drug concentration should be maintained under the same storage condition as the unknown serum samples and assayed periodically. The stability study should continue for at least the same length of time as the patient samples are to be stored. तो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट बातें की गई हैं कि जो भी आप ड्रग की कंसंट्रेशन जो है वो डिटरमिन करना चाह रहे हैं और अगर आप उसको अंडर द सेम स्टोरेज कंडीशन रखते हैं एज द अननोन सैम्पल्स और फिर उसको डिफरेंट पीरियड से, जैसे कि आपने प्रिसीजन में देखा था कि डिफरेंट डेज में चेक कर रहे थे आप प्रिसीजन के लिए, तो डिफरेंट डेज में करते हैं, तो उस दौरान उसको ड्रग को उसमें सैंपल में यानी उसमें जिस भी सैंपल में प्लाज्मा सैंपल है या सीरम सैंपल है या यूरिन सैंपल है उसमें उसको स्टेबल होना चाहिए। क्योंकि अगर ड्रग डिग्रेड हो गई उसमें तो फिर हमारे पास जो रिजल्ट्स होंगे वो एक्चुअल रिजल्ट से मैच नहीं करेंगे। यानी एक्चुअल कंसंट्रेशन कुछ और थी उस बायोलॉजिकल फ्लूइड में और जब हम चेक कर रहे हैं तो वो कुछ और आ रही है। Excuse me. The stability study should continue for at least the same length of time as the patient samples are to be stored. और ये कम से कम इसका इतना ड्यूरेशन हो जब तक हम पेशेंट को एवेल्युएट कर रहे हैं या जब तक हम पेशेंट के सैंपल्स कलेक्ट करते रहते हैं। कम से कम इतना इसकी जो है ना वो ड्यूरेशन होनी चाहिए। अब वो 1 दिन हो, 2 दिन हो या 1 हफ्ता हो या 1 महीना हो, जो भी उसका टाइम पीरियड मौजूद है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे दैट इज कॉल्ड रगिडनेस। ये रगिडनेस क्या है? रगिडनेस है बेसिकली वही डिग्री ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो कि यानी प्रिसीजन का पार्ट है, पर थोड़ा सा फर्क है यहाँ पे कि क्या करेंगे कि डिग्री ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द एनालिसिस ऑफ सेम सैंपल्स। ठीक है, डिग्री ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द एनालिसिस ऑफ द सेम सैंपल्स बाय डिफरेंट एनालिटिकल लेबॉर्ट्रीज और बाय डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। आप लेबॉर्ट्री में मुख्तलिफ लेबॉर्ट्री से टेस्ट कराएंगे, वही जो रिजल्ट्स हैं वही सेम मेथड से और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए, यानी HPLC 1 से लेके HPLC 2 पे चले गए आप। तो जब आप मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट पर जाएंगे तो फिर उससे ये होगा कि आप जब अगर उसके बाद भी रिजल्ट सेम आने लगे तो इसका मतलब है हमारे मेथड में रगिडनेस भी है। तो ये वैलिडिटी का एक और पैरामीटर क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये पैरामीटर्स जो है वो बहुत ज़रूरी हैं क्वालिफाई होने के लिए in order to check that our method is valid and reliable। जैसा कि हमने ये बात की स्पेसिफिसिटी, लीनियरिटी, सेंसिटिविटी, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, स्टेबिलिटी एंड रगिडनेस। Now the next part of our lecture is pharmacokinetic evaluation। अच्छा, तो फार्माकोकाइनेटिक एवेल्युएशन की अगर हम बात करें तो आफ्टर द सीरम और प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन आर मेजर्ड द क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिस्ट मस्ट इवेल्युएट द डेटा। तो अब आपको डेटा को इवेल्युएट करना है जब आपने कंसंट्रेशन आपको मालूम हो गई, मेजर हो गई जिस भी इंस्ट्रूमेंट से आप कर रहे थे। मैनी लेबॉर्ट्रीज रिपोर्ट टोटल सीरम कंसंट्रेशन और टोटल ड्रग कंसंट्रेशन जिसमें फ्री प्लस बाउंड ड्रग कंसंट्रेशन इन द सीरम। जैसा कि आपको पता है कि ड्रग जो है सीरम में 2 फॉर्म में होती है, वो जो कि बाउंड होती है प्लाज्मा प्रोटीन से और वो जो फ्री कंसंट्रेशन होती है।
द फार्माकोकाइनेटिस्ट शुड बी अवेयर ऑफ द यूजुअल थेरेप्यूटिक रेंज ऑफ सीरम ड्रग कंसंट्रेशन फ्रॉम द लिटरेचर, कि उसकी सीरम कंसंट्रेशन की जो वो रेंज है वो क्या है, वो लिटरेचर से फार्मासिस्ट को मालूम होना चाहिए। जैसे फेनिटॉइन की अगर हम ले लें तो उसकी जो थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन की जो रेंज है वो 10 to 20 माइक्रोग्राम पर ml है। तो इस तरह से जो है उसको ये मालूम होना चाहिए, और उसमें ये भी मालूम होना चाहिए कि वो ड्रग कितने % प्रोटीन बाउंड होती है। जैसे अगर हम इसकी फेनिटॉइन की एग्जांपल ले लें तो ये 90% प्रोटीन बाउंड होती है। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन हमने निकाली 10 माइक्रोग्राम पर ml, तो इसका मतलब है 9 माइक्रोग्राम पर ml जो होगी वो जो इसके 90% बन रहा है वो प्रोटीन के साथ बाइंड होगी, और 1 माइक्रोग्राम पर ml जो होगी वो फ्री ड्रग कंसंट्रेशन होगी। अच्छा, नाउ इसके बाद है जो नेक्स्ट पॉइंट इज द टेबल 22.4 लिस्ट इन नंबर ऑफ फैक्टर्स द फार्माकोकाइनेटिस्ट शुड कंसिडर व्हेन इंटरप्रेटिंग सीरम ड्रग कंसंट्रेशन। ठीक है, तो वो कौन से फैक्टर है वो अभी हम इस टेबल में देखेंगे। अच्छा, एडिशनल डेटा सच एस हाई सीरम क्रिएटिनिन, यानी अगर सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू हाई है, या हाई ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, अगर ब्लड बन की वैल्यू ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की वैल्यू हाई है, may help verify that an observed high serum drug concentration in a patient is due to lower renal drug clearance because of compromised kidney function। यानी अगर सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू हाई आ रही है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन वैल्यू हाई आ रही है सीरम में, और उसके बाद अगर जो सीरम ड्रग कंसंट्रेशन है उसकी वैल्यू भी नॉर्मल से ज़्यादा आ रही है, तो इट इज़ वेरी क्लियर कि ड्रग जो है का लेवल हाई इसलिए हो रहा है कि ड्रग की जो रीनल क्लियरेंस है, यानी किडनी से जो है क्लियरेंस ड्रग की वो रिड्यूस हुई हुई है, बिकॉज कि किडनी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हुआ है। In another case, a complaint by the patient of overstimulation and insomnia might corroborate the laboratory's finding of higher than the anticipated serum concentration of theophylline। इसके बरक्स उन्होंने कहा कि एक और अगर जो आपके पास तरीक़ेकार है, यानी क्लिनिकल एवेल्युएशन, वो क्या है कि कंप्लेन कर रहा है पेशेंट, अभी आपने सीरम लेवल चेक नहीं किया, पेशेंट क्या कह रहा है कि वो कंप्लेन कर रहा है कि मुझे इंसोम्निया हो रहा है और बेचैनी हो रही है। ठीक है, ओवर स्टिमुलेशन है बॉडी में, तो जिसकी वजह से जिसकी वजह क्या हो सकती है कि शायद उसकी वजह ये है कि ड्रग जो है वो बॉडी में जो है वो एक्यूमुलेट हो रही है। कौन सी ड्रग एक्यूमुलेट हो रही है? जो कि CNS स्टिमुलेशन करती है, जिसकी वजह से इंसोम्निया हो रहा है, और अगर वो थियोफाइलिन देने के बाद हो रहा है तो इट इज़ नाउ वेरी क्लियर दैट दीज एडवर्स इफेक्ट्स आर बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ थियोफाइलिन इन ब्लड लेवल। नाउ अब हम ज़रा इसको टेबल को एक दफ़ा देख लेते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक एवेल्युएशन ऑफ सीरम ड्रग कंसंट्रेशन। सबसे पहले है कि सीरम कंसंट्रेशन लोअर देन एंटिसिपेटेड, कि आप एंटिसिपेट कर रहे थे कि ड्रग कंसंट्रेशन इतनी आएगी, लेकिन हुआ क्या कि वो उससे कम आई। जब आपने प्लाज्मा सैंपल चेक किया तो उसमें ड्रग की कंसंट्रेशन एक्चुअली लो आई, जबकि आनी चाहिए थी हाई। तो उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? पेशेंट कंप्लाइंस, यानी पेशेंट सही तरीके से दवा नहीं ले रहा, बीच में दवा जो है मेडिकेशन जो है वो नहीं लेता, या फिर एरर इन डोजेज रेजिमेन, आपने गलत टाइम पे ब्लड सैंपल लिया और डोजेज रेजिमेन उसके अप्रोप्रिएट नहीं था, या फिर रॉन्ग ड्रग प्रोडक्ट थी, कंट्रोल रिलीज इंस्टेड ऑफ इमीडिएट रिलीज, या फिर उस ड्रग की पुअर बायो अवेलेबिलिटी है जिसकी वजह से कंसंट्रेशन कम आ रही है, या फिर वो रैपिडली एलिमिनेट हो रही है। क्यों? बिकॉज द पेशेंट इज एफिशिएंट मेटाबोलाइजर, रैपिड मेटाबोलाइजर है, या फिर रिड्यूस प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, पेशेंट की प्रोटीन बाइंडिंग कम हुई हुई है, हो सकता है उसको कोई लिवर डिजीज़ हो जिसकी वजह से एल्ब्यूमिन कम बन रहा हो और बाइंडिंग कम हो रही हो, तो उसकी वजह से वो बॉडी से जल्दी एलिमिनेट हो जाती है, या फिर एनलार्ज अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बॉडी में उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गया, वाटर ज़्यादा हो गया बॉडी में एडिमा की वजह से। स्टेडी स्टेट नॉट रीच्ड, आपने ब्लड सैंपल गलत टाइम पे कलेक्ट किया था क्योंकि अभी ड्रग का स्टेडी स्टेट नहीं आया था। ठीक है, तो आपने खुद वेट करना चाहिए था स्टेडी स्टेट आने का। अच्छा, इसके अलावा टाइमिंग ऑफ ब्लड सैंपल्स, आप गलत टाइम पे चेक कर रहे हैं, आप चेक करना चाह रहे हैं CP मैक्स, लेकिन आप एक्चुअली ब्लड सैंपल उस टाइम ले रहे हैं जब CP मैक्स जो है वो ख़त्म हो चुका होता है, ब्लड कंसंट्रेशन मैक्सिमम से रिड्यूस हो चुकी होती है। इम्प्रूविंग रीनल एंड हेपेटिक फंक्शन, यानी पहले जब आपने ड्रग दी थी तो उस वक्त रीनल फंक्शन या हेपेटिक फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ था, तो उसके हिसाब से कंसंट्रेशन जो भी थी वो सही थी, लेकिन अब क्या हुआ, ये इसमें से जो भी फंक्शन इम्पेयर था वो ठीक हो गया।
तो अब ड्रग की एलिमिनेशन बढ़ गई है, क्लियरेंस बढ़ गई है। तो अब आपने जब ब्लड सैंपल लिया तो वो लोअर कंसंट्रेशन आई। क्यों आई? क्योंकि वो किडनी से अगर इम्प्रूव हुआ रीनल कंडीशन तो उसकी एलिमिनेशन बॉडी से बेहतर हो गई है। अगर हेपेटिक फंक्शन बेहतर हुआ है तो इसका मतलब है उसका मेटाबॉलिज्म बेहतर हो गया है। या फिर ड्रग इंटरेक्शन ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ एलिमिनेशन एंजाइम ऑटो इंडक्शन। बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो एंजाइम इंड्यूसर्स होती हैं, कि वो ड्रग जो आप जिसको चेक कर रहे हैं उसके साथ कोई ऐसी ड्रग दे रहे हैं कि जो उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ा देती है, या उस ड्रग की अपनी खासियत है कि वो अपने एंजाइम को यानी ऑटो इंड्यूस करती है, तो जिसकी वजह से उसका जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो रिड्यूस हो गया है। इसके अलावा चेंजिंग हेपेटिक ब्लड फ्लो, ब्लड सप्लाई टूवर्ड्स लिवर पहले कम था अब बढ़ गया, जिसकी वजह से एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग इन लिवर एंड मेटाबॉलिज्म बढ़ गया है। ठीक है, और पहले कम क्यों था? क्योंकि शायद पेशेंट पहले हार्ट फेलियर का केस था और उसके बाद आपने उसको कार्डियक ग्लाइकोसाइड डिजॉक्सिन दी, जिसकी वजह से उसका हेपेटिक ब्लड फ्लो कार्डियक आउटपुट बढ़ा, जिसकी वजह से हेपेटिक ब्लड फ्लो बढ़ गया और फिर उसका मेटाबॉलिज्म बेहतर हो गया। इसके बरक्स अपोजिट सिचुएशन भी हो सकती है। वो क्या हो सकती है कि सीरम कंसंट्रेशन हायर देन एंटिसिपेटेड। ठीक है, हायर देन एंटिसिपेटेड, जिसकी वजह ये है कि पेशेंट कंप्लायंस यानी पेशेंट ज़्यादा दवा ले रहा है, जितनी उसको कही गई थी उससे ज़्यादा ले रहा है। अगेन एरर इन डोजेज रेजिमेन, डोज जो है वो और डोजेज रेजिमेन बहुत जल्दी है, यानी बहुत स्मॉल डोजिंग इंटरवल है। रॉन्ग ड्रग प्रोडक्ट मीन्स इमीडिएट रिलीज इंस्टेड ऑफ कंट्रोल रिलीज, ऐसा मसला है। रैपिड बायो अवेलेबिलिटी यानी बिल्कुल उससे जो अपोजिट है वो चल रहा है। स्मॉलर देन एंटिसिपेटेड अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, स्लो एलिमिनेशन, पुअर मेटाबोलाइजिंग है। इंक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हो रही है, प्रोटीन बढ़ गई है। डिटेरियोरेशन ऑफ रीनल और हेपेटिक फंक्शन, वहाँ पे इंप्रूविंग था, यहाँ डिटेरियोरेशन था, कि पहले किडनी फंक्शन सही था, हेपेटिक फंक्शन सही था, लेकिन बाद में डिटेरियोरेट होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से उसकी ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा होना शुरू हो गई है। इसके अलावा ड्रग इंटरेक्शन ड्यू टू इनिबिशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी इनिबिशन ऑफ एलिमिनेशन जो है वो इनिबिट हो रहा है, यानी उसकी वजह से ड्रग जो है वो एलिमिनेट नहीं हो पा रही और उसकी कंसंट्रेशन हायर आ रही है देन द एंटिसिपेटेड कंसंट्रेशन। इसके अलावा सीरम कंसंट्रेशन करेक्ट बट द पेशेंट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू थेरेपी, उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं कि कंसंट्रेशन तो सही है लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ऑल्टर्ड रिसेप्टर सेंसिटिविटी दैट इज टॉलरेंस, यानी रिसेप्टर्स डाउन रेगुलेटेड हो गए कि अब वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, या ड्रग इंटरेक्शन एट रिसेप्टर साइट है। ठीक है, दूसरी ड्रग बाइंड हुई हुई है रिसेप्टर से, इस ड्रग की कंसंट्रेशन तो सही है लेकिन इसको बाइंड होने का मौका ही नहीं मिल रहा। तीसरा चेंजिंग हेपेटिक ब्लड फ्लो, कि जो है वो ब्लड फ्लो जो है वो चेंजिंग होने की वजह से हेपेटिक ब्लड फ्लो, उसकी वजह से ड्रग की कंसंट्रेशन तो सही है लेकिन रिस्पॉन्स सही नहीं आ रहा, और जो ड्रग है वो मेटाबोलाइज भी सही हो रही है लेकिन ब्लड फ्लो जो है वो चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से जो है वो ड्रग की जो है वो कंसंट्रेशन सही है लेकिन रिस्पॉन्स आप पेशेंट को नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द डोजेज एडजस्टमेंट। डोजेज एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें तो फ्रॉम द सीरम ड्रग कंसंट्रेशन डेटा and patient observation, the clinician and pharmacokinetist may recommend an adjustment in the dosage regimen। अगर जो हमने अभी देखा कि लोअर देन एंटिसिपेटेड कंसंट्रेशन है या हायर देन एंटिसिपेटेड कंसंट्रेशन है, स्पेशली इन दोनों केस में, तो फिर क्लिनिशियन या फार्माकोकाइनेटिस्ट रिकमेंड करेगा कि फिर आप डोजेज रेजिमेन किस तरीके से रीएडजस्ट किया जाए। Ideally, the new dosage regimen should be calculated using the pharmacokinetic parameters derived from the patient's serum drug concentration values। तो आपके पास सीरम कंसंट्रेशन की जो पेशेंट की वैल्यूज आई थी उससे आप फिर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अंदाजे से नहीं करना है, कैलकुलेट करना है ताकि एक्यूरेसी हो और एक्यूरेट डोजेज रेजिमेन इस्टेब्लिश किया जाए जिसमें ड्रग कंसंट्रेशन जो हो वो अपनी नॉर्मल रेंज में आ जाए। तो ये जो मेथड होगा जिसके ज़रिए जो है वो ड्रग की कंसंट्रेशन जो होगी वो फिर इस तरीके से न्यू डोजेज एडजस्टमेंट से फिर नॉर्मल रेंज में आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद भी आपने पेशेंट को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है, मींस मॉनिटरिंग सीरम ड्रग कंसंट्रेशन। मॉनिटरिंग करने के लिए आपने क्या करना होगा, इन मैनी केसेस पेशेंट्स पैथोफिजियोलॉजी में भी अनस्टेबल।
आइदर इम्प्रूविंग और डिटेरियोरेटिंग फर्दर। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि रीनल और किडनी फंक्शन इम्प्रूविंग या डिटेरियोरेशन ऑफ किडनी और रीनल फंक्शन। तो फॉर एग्जांपल प्रॉपर थेरेपी फॉर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर विल इम्प्रूव द कार्डिक आउटपुट। जैसे मैंने अभी तस्करा भी किया था उसमें कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में आपने थेरेपी की जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट बढ़ गया, एंड जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट बढ़ा तो रीनल परफ्यूजन यानी ब्लड फ्लो टूवर्ड्स किडनी भी इम्प्रूव हो गया। उससे क्या होगा कि देयर बाय इंक्रीजिंग रीनल ड्रग क्लियरेंस। तो डेफिनेटली जब किडनी की तरफ जो है वो ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो ड्रग जो होगी ब्लड के ज़रिए जब किडनी की तरफ जाएगी तो उससे ये होगा बेनिफिट कि ड्रग की क्लियरेंस यानी एलिमिनेशन भी बढ़ जाएगी। देयरफॉर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ सीरम ड्रग कंसंट्रेशन इज़ नेसेसरी टू एंश्योर प्रॉपर ड्रग थेरेपी फॉर द पेशेंट। लिहाजा इसी वजह से ये कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग सीरम ड्रग कंसंट्रेशन की ज़रूरी है। किस लिए? इन ऑर्डर टू मेक श्योर प्रॉपर ड्रग थेरेपी फॉर द पेशेंट। नाउ द नेक्स्ट इज द स्पेशल रिकमेंडेशंस। स्पेशल रिकमेंडेशंस भी कुछ चाहिए होती हैं। वो क्या है? एट टाइम्स द पेशेंट मे नॉट बी रिस्पॉन्डिंग टू ड्रग थेरेपी बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स। कुछ और फैक्टर्स भी ऐसे हो सकते हैं जिससे पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल द पेशेंट मे नॉट बी फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन फॉर टेकिंग द मेडिकेशन मीन्स पेशेंट नॉन कंप्लायंस। इसको भी हमने पढ़ा था। द पेशेंट मे बी टेकिंग द ड्रग आफ्टर ए मील इंस्टेड ऑफ बिफोर और मे नॉट बी एडियरिंग टू द स्पेशल डाइट, फॉर एग्जाम्पल लो सॉल्ट डाइट। ठीक है, यानी उसको जो इंस्ट्रक्शन दी गई थी वो उसको फॉलो नहीं कर रहा। पेशेंट को कहा गया था टेकिंग द ड्रग आफ्टर मील, लेकिन क्या कर रहा है वो बिफोर मील ले रहा है। पेशेंट को स्पेशल डाइट के लिए रिकमेंड किया गया था कि उसने लो सॉल्ट डाइट लेनी है, वो नहीं ले रहा वो। Therefore, the patient may need special instruction that are simple and easy to follow. लिहाजा पेशेंट को आपने ऐसी इंस्ट्रक्शन देनी है जो कि सिंपल भी हो और इजी टू फॉलो भी हो ताकि वो आसानी से उसको फॉलो कर सके। So this is all about of third lecture. In the next lecture, we will discuss about the clinical example and further continue our topic of clinical pharmacokinetics and therapeutic drug monitoring. Thank you very much.